निश्चित ये सब बातें तो नहीं थी हैं कि हाँ। कोई भी सरकार की योजना होती है उसमें बहुत सारे आयाम देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पक्ष जिसको मैं खासकर एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि आप जनगणना को सब कैटेगराइजेशन के विमर्श के साथ देखें कि अभी तक क्या था कि 80 के दशक के बाद और 90 के दशक में, चाहे वो दलित मूवमेंट हो, चाहे वो मंडल के बाद पिछड़ों का मूवमेंट हो, उसमें उसके अंदर जो विसंगति थी जातियों की कि कुछ खास लोगों को लाभ हो रहा था और बाकी पिछड़ रहे थे, तो वो बातें खुल के नहीं आ रही थी। बाद में विसंगति पिछड़ों में और दलित विमर्श में इसी बात से आई कि बहुसंख्यक जाति उन्होंने महसूस किया, चाहे वो पिछड़ों की हो चाहे दलितों की हो, कि साहब ये जो दलित विमर्श है, यूनाइटेड दलित या यूनाइटेड ओबीसी, ये हमेशा जो बेटर ऑफ है, जो थोड़े से संपन्न है, जो थोड़े पैसे वाले हैं या दबंग आप कह ले, उनके हित में काम करता है। तो एक बड़ा जो कर्पूरी ठाकुर मॉडल आप कह रही हैं, उसने इसी विसंगति को साधा था। 26% जो आरक्षण की बात आप कह रही हैं कर्पूरी ठाकुर का, उसमें तो 60% जो शेयर था, मतलब महिलाओं को और आर्थिक सवर्णों को छोड़ दे तो बाकी बचे में 20% में 12% जो था वो अति पिछड़ों को, और केवल 8% वो पिछड़ों को था। और उसका विरोध उस समय बीपी मंडल साहब जो जनता पार्टी के सांसद थे उन्होंने किया था कि ये आप पिछड़ों को क्यों विभाजित कर रहे हैं। और जब मंडल कमीशन लागू हुआ और जब बीपी मंडल दूसरे पिछड़े आयोग के चेयरमैन बने, तो उन्होंने क्या किया कि कर्पूरी ठाकुर ने जो वो विसंगति को साधा था कि साहब पिछड़ों को एक अलग विमर्श होना चाहिए लेकिन पिछड़ों के अंदर भी विमर्श को साधना चाहिए, उन्होंने उसको कोलैप्स कर दिया कि नहीं साहब अंदर में कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं होगा। अब ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप बीजेपी की हिंदुत्व को देखें, बीजेपी का हिंदुत्व पिछड़ों का हिंदुत्व है, पहली बात। दूसरा, वो कौन पिछड़े? ये वो पिछड़े हैं जो दबंग पिछड़े जिन्हें आप आमतौर पर मानते हैं, उनसे अलग। अब इस कारण से जब उनकी बात अभी डिमांड आ रही है, लोकसभा चुनाव के बाद आपने हरियाणा देखा, आपने महाराष्ट्र देखा, दलितों में सब कैटेगराइजेशन की डिबेट आई है, महाराष्ट्र में महार वर्सेस मातंग की डिबेट आई है, विधानसभा चुनाव में वो वोटिंग में भी दिखा, पिछड़ों में रोहिणी कमीशन पहले से है, सब कुछ आ रहा है। नहीं तो अगर ये जिस मंशा की आप बात कर रहे हैं सज्जन कि भाई ये सब कैटेगराइजेशन तक जाएगा मामला, कि जो दबंग पिछड़े हैं वो अलग होंगे और जो पिछड़े हुए पिछड़े हैं वो अलग होंगे, अगर ये मंशा होती तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तो 2 साल से रखी है टेबल पर, जुलाई 2023 में राष्ट्रपति के पास पहुंच गई थी, जिसमें 25% पिछड़े 97% आरक्षण खा जाते हैं। भाई कर देते हैं आप सब क्लासिफिकेशन। नहीं गरिमा जी अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी इस तरह की कोई आयोग लागू की रिपोर्ट लागू होती थी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता था, वो हम हमेशा कहते थे कि भाई 1931 के बाद आपके पास डेटा कहाँ है। तो आयोग इस डेटा के साथ, जनगणना के साथ जब वो रिपोर्ट होगी, तो मुझे क्या लगता है, ये मेरा मत है कि बीजेपी एक बहुत मजबूत स्थिति में होगी, क्योंकि एक तो सब कैटेगराइजेशन न्याय संगत है कि भाई वो सबसे जो पिछड़े हैं उनको भी ध्यान में दिया जाए पिछड़ों के बीच में। दूसरी बात, इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को है, क्योंकि जो पिछड़ा हुआ पिछड़ा है और जो कमजोर दलित है, जिसमें अब एक भावना जग रही है यूनिटी की। आप देखें वाल्मीकि वर्सेस जाटव हो गया था जब सब कैटेगराइजेशन का डिबेट हुआ था हरियाणा और यूपी में, ट्विटर पे चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक तौर पे तो ये बीजेपी को फायदा कर ही रहा और न्याय संगत भी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन पार्टियों ने, आप ये कह रहे हैं सज्जन, जिन पार्टियों ने, क्षेत्रीय पार्टियों ने 30 साल की 40 साल की लड़ाई लड़ी, भाई नीतीश कुमार उस वक्त कह रहे थे 1994 में संसद के पटल पर कि जितनी आबादी उतना हक मिलना चाहिए, तो जो 30 साल से 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे ज्यादा बेनिफिटेड होगी बीजेपी, आप ये कह रहे हैं? बेनिफिटेड भी होगी। और एक और विसंगति देखिए गरिमा जी, कि जितने लोग बीजेपी से पहले कास्ट सेंसस की बात कर रहे थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बाकी पार्टियां हो, ज्यादातर इनमें सब कैटेगराइजेशन के विरोधी हैं। तो जो पिछड़ा हुआ पिछड़ा है या जो दलितों में जो राजनीतिक तौर से अभी तक हाशिए पे रहा है, वो दलित, वाल्मीकि, खटीक, मातंग, माडिगा, ये इन दलितों, जब आप कास्ट सेंसस की बात करें तो किसके वेंटेज पॉइंट से आप कर रहे हैं? अगर आप दबंग पिछड़े
राजनीतिक तौर पे मजबूत दलित उनके पक्ष से कर रहे हैं, तो वो कास्ट सेंसस बहुसंख्यक पिछड़ी जातियां जो पिछड़ी हुई हैं और जो दलितों की बहुत सारी जातियां, अब देखिए चंद्रबाबू नायडू पक्ष में है। नहीं, लेकिन ये लटक गया ना मामला। लेकिन सज्जन भाई 25 में शुरू होगा, 26 तक खत्म होगा, 27 तक कंपाइलेशन होगा, 28 तक मान लीजिए तमाम चीजें, फिर इलेक्शन सर पर आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि परिसीमन भी होना है। तो ये सामाजिक न्याय जिसे मास्टर स्ट्रोक सतीश जी भी कह रहे हैं, ये तो लटक गया ना सोशल जस्टिस भाई। 5 साल तो कह लीजिए, अभी मिनिमम 5 साल तो लटक ही गया। नहीं देखिए, डेटा तो वैसे भी आते आते 4-5 साल लग जाता, आप कितना भी फास्ट करवाएं। 2025 में शुरू हो रहा है, कम से कम 3-4 साल तो डेटा की पूरी कलेक्शन के बाद पूरी डेटा एनालिसिस, प्रोसेसिंग, उसमें कास्ट, क्लास, रीजन, तमाम तरह की होती है। और हम लोग जानते हैं 2011 का डेटा 2016-17 तक आता रहा। तो वो बात, अब सरकार हो सकता है इसमें कुछ द्रुत गति से, कुछ बहुत ही अब क्या द्रुत गति से हो पाएगा आशुतोष जी?